नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। तो जो आज का टॉपिक है उसमें हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने फील्ड वाला अपना इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जाम्पल पार्ट काफी अच्छे से पढ़ लिया है, उसके अलावा इंटीग्रल डोमेन तो पढ़ ही चुके हैं। तो आज हम लोग फील्ड और इंटीग्रल डोमेन के ऊपर बेस्ड एक थ्योरम देखने वाले हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि फील्ड वाले टॉपिक और इंटीग्रल डोमेन वाले टॉपिक में क्या रिलेशन है, ये आपको समझ आया। तो उस वाले रिलेशन को आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और वो रिलेशन ये कहता है, क्योंकि मैंने अपने स्टेटमेंट पहले से लिखा हुआ है, वो स्टेटमेंट ये कहता है कि प्रूव दैट एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। आपको ये प्रूफ करना है कि जितने भी फील्ड हो, आपके पास जो जो सेट फील्ड होंगे वो सारी की सारी कंडीशन इंटीग्रल डोमेन भी होगी। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। कन्वर्स का मतलब अगर आपके पास वो इंटीग्रल डोमेन है तो इसका मतलब ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि वो फील्ड भी होगा, लेकिन अगर वो कंडीशन फील्ड है तो इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि वो इंटीग्रल डोमेन तो होगा। ये आपको समझ है। अब ध्यान से देखिए, फील्ड वाले टॉपिक हम लोग काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं। मैं एक बार यहाँ पे आपको रिवाइज करवाता हूँ इस लेवल पे। क्या देखिए, मैं सीधा प्रॉपर्टी की बात करूंगा ना, क्योंकि समझाऊंगा तो वो पूरे 1 घंटे की वीडियो थी, तो मैं सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करूंगा। फील्ड में 5 प्रॉपर्टी आती है एडिटिव वाली, एडिटिव अबेलियन ग्रुप वाली। 5 प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेटिव अबेलियन ग्रुप वाली, और आखिरी प्रॉपर्टी होती है 11th प्रॉपर्टी जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव वाली, कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आपको समझ है, 5 एडिटिव अबेलियन वाली, 5 मल्टीप्लिकेटिव अबेलियन वाली, और 11th नंबर की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव वाली। तो यहां पर ये कंडीशन इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। और देखिए, प्रूफ इस तरीके से होगा, आपको ये गिवन है कि वो फील्ड जो है वो फील्ड गिवन है कि जो आपका कोई भी साइट होगा, मान लीजिए जनरली मैंने क्या माना, आर नाम देता हूं मैं, ठीक है। मैंने मान लिया कि लेट आर बी ए फील्ड, आर आपका एक फील्ड है। देन वी हैव टू शो दैट, क्योंकि बहुत छोटी सी थ्योरम है इसलिए हम इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे। देन वी हैव टू शो दैट it is an integral domain, या R is an integral domain, सीधा नाम लिख देते हैं ना, R is an integral domain। R जो होगा वो आपका इंटीग्रल डोमेन होगा। अब आप देखिए किस तरीके से करेंगे, क्योंकि R आपका जो है वो फील्ड है, तो फील्ड होने का मतलब वो कॉम्यूटेटिव रिंग होगा। सारी चीजें पहले समझ लीजिए ध्यान से। R आपका एक फील्ड है, तो फील्ड के अंदर कॉम्यूटेटिव रिंग वाली प्रॉपर्टी आती है, क्योंकि फील्ड में भाई 5 प्रॉपर्टी तो एडिटिव अबेलियन ग्रुप वाली आ रही है, 5 प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव अबेलियन ग्रुप वाली आ रही है, और 11th नंबर की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव वाली आ रही है। तो अगर मैंने ये पांचों प्रॉपर्टी उठा ली, यहां से 2 प्रॉपर्टी उठाई, एक क्लोजर वाली और एक एसोसिएटिव वाली, और ये वाली पूरी प्रॉपर्टी उठा ली, तो इसको और इसको कॉम्यूटेटिव रिंग ही तो कहते हैं। अगर a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होगा तो इसको कॉम्यूटेटिव रिंग ही तो कहते हैं। ये आपको समझ है। तो वही चीज तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। यहाँ पर एक और उठा लो कॉम्यूटेटिव वाले भी। तो ये अगर मैंने ये प्रॉपर्टी उठा ली कि पांचों की पांचों एडिटिव वाली, 3 यहां से उठा ली क्लोजर, एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव वाली, और एक लास्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव वाली यहां से उठा ली, तो इन सारी प्रॉपर्टी का कलेक्शन कॉम्यूटेटिव रिंग हो जाता है। और उसने बोला हुआ है कि वो एक फील्ड है, इसका मतलब कह रहा है कि वो कॉम्यूटेटिव रिंग भी है। समझ आया। इनडायरेक्टली नहीं बोल रहा, वो डायरेक्ट बोल रहा है कि भाई फील्ड है। तो इनडायरेक्ट हमें ये सोचना पड़ेगा कि फील्ड हो रहा है, फील्ड में से हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी देखी, मतलब वो कॉम्यूटेटिव रिंग भी हो रहा है। ये आपको समझ आया। तो वो स्टेटमेंट यहाँ पर हमने लिख दिया। तो ये बीच में मैं इसका कहीं यूज करूंगा, क्योंकि वो कॉम्यूटेटिव रिंग हो रहा है, इसका मैं यूज करूंगा, इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई फील्ड हो रहा है। फील्ड में से अगर हमने ये प्रॉपर्टी निकाल ली है, खास प्रॉपर्टी 5 अबेलियन वाली, 3 क्लोजर, एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव वाली, और लास्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव वाली, और इनका कलेक्शन ले लिया, तो वो कॉम्यूटेटिव रिंग बन जाएगा। इसका मैं यूज करूंगा, इसलिए जस्ट मैंने आपको बता दिया। ये आपको समझ है। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, काफी अच्छे से बात क्या बता रहा था मैं, हाँ ये वाला कि वो फील्ड है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि वो एक इंटीग्रल डोमेन होगा। अब इंटीग्रल डोमेन में आती है कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवीजन। तो कॉम्यूटेटिव रिंग तो प्रूफ करना नहीं, क्योंकि वो तो फील्ड वाली कंडीशन में ही आ गया, तो वो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये आपको समझ आया। बस मुझे क्या प्रूफ करना रहेगा, विदाउट जीरो डिवीजन। मुझे जीरो डिवीजन नहीं दिखाना पड़ेगा, समझ लो, मतलब कि वो जीरो डिवीजन नहीं है, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में भाई 3 प्रॉपर्टी आती है।
कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवीजर। तो कॉम्यूटेटिव रिंग तो हमने दिखा दिया क्योंकि वो फील्ड हो रहा था, तो फील्ड में से हमने ये खास तरीके की प्रॉपर्टी निकाल ली और उनका कलेक्शन ले लिया, तो वो कॉम्यूटेटिव रिंग बन जाएगा। कंडीशन पूरी डिपेंड हो गई विदाउट जीरो डिवीजर पे। तो अब सारा का सारा काम ये विदाउट जीरो डिवीजर ही करेगा। और इसको देखिए हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, करना चाहे तो, कि विदाउट इंटीग्रल डोमेन में विदाउट जीरो डिवीजर में कंडीशन ये आती है ना कि अगर a डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होगा, अगर दिस इंप्लाइज दैट, इसका मीनिंग ये होगा कि या तो आइदर a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो, कि या तो आपका a जीरो होगा या तो आपका b जीरो होगा। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिए, आपके पास फिर से वही कंडीशन आ रही है कि a डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट ये कंडीशन है। इसका मतलब आप इसके ऊपर काम करोगे, आपको ये फील्ड वाली कंडीशन गिवन है। ये हम लोगों ने ऐसा एक और रिजल्ट देखा था, वो इंटीग्रल डोमेन के ऊपर वाला, तो वही वाला रिजल्ट है कि a डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब इस रिजल्ट के ऊपर काम करोगे, समझ रहे हो? बीच में कहीं जरूरत पड़ेगी कि वो फील्ड हो रहा था, इसलिए मैं अगला स्टेप ऐसे लिखूंगा और आप इसे प्रूव करोगे। आप शुरुआत यहां से करोगे क्योंकि इसको ये प्रूफ करना है, तो जिस कंडीशन को जो प्रूफ करना होता है वहां वाली कंडीशन से स्टार्ट करता हूं, और जो बीच में रिजल्ट मेरे को यहां पर देता है मैं उसका कहीं पर यूज करता हूं और सबसे लास्ट वाला स्टेटमेंट अपना प्रूफ करता हूं। ये आपको समझ आया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए आपको ये प्रूफ करना है कि या तो a इज इक्वल टू जीरो होगा या तो b इज इक्वल टू जीरो होगा। और जब ऐसे वाली कंडीशन आती है, और वाली कंडीशन आ जाती है, तो और वाली कंडीशन का मतलब आप सबसे पहले ये लेते हो कि भाई अगर इफ a इज इक्वल टू जीरो, अगर a इज इक्वल टू जीरो हो गया तो आपके पास प्रूफ करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि a डॉट b इज इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब या तो a जीरो होगा या तो b जीरो होगा, और अगर सिर्फ a जीरो हो गया तो b जीरो हो या नहीं हो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वहां पर यही ले लिया कि अगर a इज इक्वल टू जीरो होगा देन वी हैव नथिंग टू प्रूव, क्योंकि हम लोग b की तरफ देखेंगे ही नहीं, हमारा a जीरो हो गया और उसी के बेस पर। अच्छा ये क्लियर तो आ रहा है रिजल्ट? एक सेकंड प्लीज। हाँ बहुत अच्छा क्लियर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू जीरो हो गया, इसका मतलब हम b की तरफ देखेंगे ही नहीं, हम ये सोचेंगे ही नहीं कि b जीरो हो रहा है या फिर b जीरो नहीं हो रहा। वो हो नहीं हो मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ इतना देखूंगा कि भाई a जीरो हो गया, मेरा प्रूफ कंडीशन प्रूफ हो गई। ये आपको समझ आया? क्योंकि और लगा था, और का मतलब यही तो होता है, या तो ये या तो ये, तो ये हो गया तो इसको हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। समझ है आपको? तो अगर a इज इक्वल टू जीरो हो गया देन वी हैव नथिंग टू प्रूफ, हमारे पास प्रूफ करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। बट लेकिन इफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर a आपका जीरो के बराबर नहीं हुआ देन, ये आपको समझ आया? अगर a जीरो के बराबर नहीं हुआ तब आपका प्रूफ यहां पे चलेगा। देन वी हैव टू प्रूव दैट, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। देन वी हैव टू प्रूव दैट या सो डैट लिख दो, सो करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। देन वी हैव टू सो डैट b इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि a जीरो नहीं है, इसका मतलब और वाली कंडीशन लगी थी, ये जीरो नहीं हुआ तो कंडीशन पक्का b इज इक्वल टू जीरो होगा। हमें b इज इक्वल टू दिखाना पड़ेगा कि b जो है भाई वो जीरो हो रहा है। ये आपको समझ है? अब ध्यान से देखिए, a जीरो के बराबर नहीं है और आपके पास ये जो कंडीशन है वो यहाँ पर गिवन है कि r जो है एक फील्ड है। तो फील्ड होने का मतलब यहाँ पर हर एक नॉन जीरो क्वांटिटी का, दोबारा रिपीट करूंगा, फील्ड होने का मतलब यहाँ पर हर एक नॉन जीरो क्वांटिटी का, मैं रिपीट कर रहा हूं, हर एक नॉन जीरो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर a जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a इनवर्स आएगा तो वो एग्जिस्ट करेगा। ये आपको समझ आया? और उसको आप किसी भी क्वांटिटी के साथ क्लोजर लगा सकते हो क्योंकि आपका वो फील्ड है। फील्ड में मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर वाली प्रॉपर्टी भी आती है। क्योंकि a जीरो के बराबर नहीं था और कंडीशन आपकी फील्ड है, इसका मतलब हर एक क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और उस क्वांटिटी को आप किसी भी क्वांटिटी के साथ मतलब कम्यूट या कंपोज करवा सकते हो। तो यहां पर देखिए देन a is not equal to zero, given that a is not equal to zero, this implies that a inverse exists। a इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा बिकॉज ऑफ फील्ड, क्योंकि वो कंडीशन उसने दिया हुआ है, r जो सेट है वो आपका फील्ड है। इसका मतलब इस क्वांटिटी में किसी का भी कंपोजिशन करवा सकता हूं। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे को इसके ऊपर काम करना है और यहाँ पे जाऊंगा, फील्ड वाली कंडीशन का मैं उपयोग कर चुका हूं, तभी तो मैंने a इनवर्स लिखा और अभी भी कर रहा हूं कि a इनवर्स का कंपोजिशन करवाऊंगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा a इनवर्स a डॉट b
इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट जीरो। ये आपको समझ आया? मैंने दोनों तरफ ए इनवर्स का कंपोजिशन करवा दिया, मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन करवा दिया। क्यों? क्योंकि वो फील्ड था, मैंने इसका यूज कर लिया। मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, यहाँ पे ये गिवन था, फील्ड का मैंने यूज करा तो ये रिजल्ट लिख दिया, और उसके बाद ये प्रूफ करूंगा, जिसका मतलब b इज इक्वल टू जीरो प्रूफ करूंगा। तो यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा a इनवर्स a डॉट b इज इक्वल टू a इनवर्स का जीरो में कंपोजिशन जीरो आएगा, रिजल्ट आपका जीरो मिल गया। ये आपको समझ है? ये थ्योरम भी है कि किसी भी क्वांटिटी का जीरो में कंपोजिशन करवाओगे तो जीरो आएगा, क्योंकि वो कंडीशन आपके पास नॉन जीरो है। नॉन जीरो क्वांटिटी का जीरो में मल्टीप्लीकेशन जीरो आता है। तो आपके पास a इनवर्स a जो है वो 1 मिल जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। 1 को b में कंपोज करोगे तो क्या मिलेगा? b। एक स्टेप छोड़ रहा हूं, या लिख दूं तो ऐसे लिखूंगा कि a इनवर्स का a में कंपोजिशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, 1 देगा, और 1 का कंपोजिशन b के साथ करवाऊंगा तो रिजल्ट मेरे को b मिलेगा, और b क्या आ गया मेरा? 0 के बराबर। तो देखिए मैंने b इज इक्वल टू 0 प्रूफ कर दिया, और ऐसे मेरे को प्रूफ करना था। लेकिन बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। इसका देखिए, जब भी आपको ये दिखाना हो कि भाई आगे वाली फॉरवर्ड वाली कंडीशन चल रही है लेकिन कन्वर्स स्टेटमेंट नहीं चल रहा, उसकी बैकवर्ड कंडीशन नहीं चल रही, समझ रहे हो, अपोजिट कंडीशन नहीं चल रही, तो आप उसको एग्जाम्पल से दिखा सकते हो। आप उसको प्रूफ नहीं करोगे, प्रूफ करने से अच्छा है आप उसको एग्जाम्पल से दिखा दो, समझ रहे? जब कन्वर्स आपको ये दिखाना हो कि वो ट्रू नहीं है, भाई ये वाली कंडीशन ट्रू थी, हमने बता दिया कि फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन बन गया, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो हमें क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल दे देंगे, हम सीधा एग्जाम्पल उसे क्या कहते हैं, सीधा एग्जाम्पल वो करेंगे, फेंक के मारेंगे, वो ऐसा कुछ एग्जांपल दे देंगे, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। उस एग्जांपल को देखिए ये बता देंगे कि भाई देखो ये फील्ड इंटीग्रल डोमेन तो हो गया लेकिन फील्ड नहीं बन पाया। और इसका काफी अच्छा एग्जांपल ये वाला है, आई प्लस वाला इंटीजर जो है, आई प्लस डॉट वाला इंटीजर जो होता है वो इंटीग्रल डोमेन तो होता है। आप लोग चेक करिए, खुद करिए, मैंने करवाया भी है जब इंटीग्रल डोमेन का टॉपिक चल रहा था, तो उसमें आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि इंटीजर जो होता है वो इंटीग्रल डोमेन तो होता है, क्योंकि इंटीजर जो होता है उसके पास रिंग की वो आर्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही है, कॉम्पिटिटिव वाला हो रहा है। उसके अलावा ये विदाउट जीरो डिवीजन है, क्योंकि यहाँ पर हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो आता है, और अगर किसी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो है तो उसमें से एक जीरो होता है। लेकिन ये फील्ड नहीं है, क्योंकि इंटीजर के पास हर एक एलिमेंट का, चाहे वो जीरो हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये फील्ड नहीं बन पाया। ये आपको समझ आया? तो ये एक गिवन आप एग्जांपल दे सकते हो सीधा ऐसे, उसको नाम में दिमाग से उतर रहा है वो, उसका शायद नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, सॉरी, लेकिन आप सीधा एग्जांपल दे के बता सकते हो कि भाई कन्वर्स वाले स्टेटमेंट में यू कैन सी दैट कि i प्लस डॉट इज ए इंटीग्रल डोमेन, बट इट इज नॉट ए फील्ड बिकॉज in this integer every non-zero element does not have a multiplicative inverse। ये आपको समझ आया? if a is not equal to 0 then a inverse does not exist in integer। ये आप उसको बता सकते हो, तो आपका स्टेटमेंट जो है प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद एक बात आपसे और करनी है, इसी वाली थ्योरम को अभी जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग एक डिवीजन रिंग नाम का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस डिवीजन रिंग वाले टॉपिक में उसका इंट्रोडक्शन पार्ट इसके अगले वाले टॉपिक में आएगा, जो भी वो लेक्चर है, मुझे लेक्चर का नंबर याद नहीं है। ये आपको समझ आया? तो उस इंटीग्रल क्या बोल रहा हूं मैं, डिवीजन रिंग, तो उस डिवीजन रिंग को टॉपिक पढ़ने के बाद सेम इसी थ्योरम को मैं एक तरीके से और करने वाला हूं, वो सारी बात वहां पे होगी। और वो थ्योरम बस इतना सा फर्क होगा कि प्रूफ दैट एवरी इंटीग्रल डोमेन इज एन एवरी डिवीजन रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन, वो कंडीशन वहां प्रूफ होगी। तो आप पहले उसके लिए डिवीजन रिंग वाला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर सेम यही थ्योरम, सेम यही स्टेटमेंट, सेम यही वर्क, मैं सीधा सीधा इसी को चिपका दूंगा उठा के वहां पे, बस हल्का से स्टेटमेंट चेंज होगा, वो सारी बात की बात है, हल्का सा मॉडिफाइड वर्जन वहां पढ़ेंगे। बात इसकी हो रही थी, तो ये आपको अच्छा लगा तो बाकी पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।